नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 17 जुलाई 2025। तो 17 जुलाई 2025 का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? उत्तर क्या हो जाएगा इसका साथियों? देखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना बजट 2025-26 में साथियों, बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। साथियों, धान्य मतलब क्या होता है? धान्य का मतलब होता है अनाज। धान्य का मतलब होता है धान, गेहूं, अनाज समग्र रूप से। तो अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत हुई। मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? तो 16 जुलाई 2025 को मिली साथियों। यह आने वाले 6 वर्षों तक लागू रहेगी। 6 वर्षों तक यह कार्यक्रम चलेगा, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। इसके तहत साथियों 24,000 करोड़ रुपए 24,000 करोड़ रुपए 24,000 करोड़ रुपए प्रत्येक साल, प्रत्येक बजट में खर्च किया जाएगा। अगर बात किया जाए कितने जिलों से यह शुरू हुआ, तो साथियों वर्तमान में यह 100 जिलों के साथ शुरू होगा। देश के 100 जिलों से इसकी शुरुआत की जाएगी। अगर पूछे इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो साथियों कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, और दूसरा उद्देश्य इसका कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाए, किसानों को कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाए। यह दोनों मेजर उद्देश्य है, इसका प्रमुख उद्देश्य है इस योजना का, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का। दूसरा करंट अफेयर देखिएगा, एनपीसीआई ने यूपीआई पे नाउ का विस्तार करके कितने भारतीय बैंकों को सीमा पार प्रेषण नेटवर्क में शामिल किया? तो अभी हाल ही में एनपीसीआई ने अनाउंस किया कि 13 और भारतीय बैंक शामिल होंगे, किसमें? यूपीआई पे नाउ में। यूपीआई पे नाउ में जुड़ेंगे और इनका उद्देश्य क्या रहेगा? सीमा पार प्रेषण। सीमा पार प्रेषण क्या होता है? विदेशों में साथियों यूपीआई की मदद से भारत से विदेशों में पैसा भेजने और पैसा मंगाने के लिए ये प्लेटफॉर्म है यूपीआई पे नाउ। इसमें अभी हाल ही में 13 भारतीय बैंकों को शामिल कर दिया गया। अब भारत से विदेश में पैसा भेज सकते हैं और विदेशों से भी पैसा मंगा सकते हैं यूपीआई पे नाउ के जरिए। यूपीआई क्या है साथियों? देखिएगा, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका गठन किस वर्ष हुआ था? यूपीआई का गठन हुआ था साथियों 2016 ईस्वी में। 2016 ईस्वी में यूपीआई का गठन हो गया, और यूपीआई के गठन के साथ भीम भी शुरू हो गया था, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये उसके बाद साथियों प्राइवेट एजेंसी आ गई, गूगल ने गूगल पे अपना स्थापित किया, पेटीएम ने, फोन पे ने, तमाम प्लेटफॉर्म आ गए, लेकिन सबका माध्यम यूपीआई ही था साथियों। इस यूपीआई को शुरू करने वाला कौन है? तो एनपीसीआई। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का गठन कब हुआ था? 2008 ईस्वी में। याद रखिएगा 2008 और 8 दूनी 16। 8 में एनपीसीआई और 16 में यूपीआई का गठन हुआ। एनपीसीआई की स्थापना किसने की थी साथियों? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, भारतीय बैंकिंग संघ और आरबीआई ने मिलकर के 2008 में एनपीसीआई का गठन किया था। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कलिंग रत्न पुरस्कार उड़ीसा का सबसे बड़ा पुरस्कार है साथियों, याद रखिएगा। इसको अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा राज्य की यात्रा पर थी। उड़ीसा राज्य की यात्रा में इन्होंने एम्स भुवनेश्वर में दीक्षांत समारोह में भाग लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था रॉबिन शाह विश्वविद्यालय कटक है, वहां के भी दीक्षांत समारोह में भाग लिया था। तीसरा उसमें हम लोग पढ़े थे कि कलिंग रत्न अवार्ड होगा, जो डिसाइड किया जाएगा वो भी प्रदान करेंगी राष्ट्रपति, तो वही है साथियों। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान कर दिया गया हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। किसने दिया? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू यानी हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया ने इस अवार्ड को दिया है। साथियों उड़ीसा में कटक शहर में एक समारोह हो रहा है। एक समारोह, उसका नाम है सरला
साहित्य संसद समारोह, सरला साहित्य संसद समारोह। अभी हाल ही में इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो उड़ीसा के कटक में। यहीं पर साथियों राष्ट्रपति ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया। तो आपसे पूछ दे, सरला साहित्य संसद समारोह कहां हुआ? उड़ीसा के कटक में हुआ साथियों। सरला दास ओडिया कवि थे। सरला दास ओडिया भाषा के, उड़ीसा की राज्यभाषा ओडिया भाषा के आदि कवि थे। आदि कवि, आदि कवि। इन्हीं का 600वां जयंती मनाया गया। 600वां जयंती मनाया गया अभी हाल ही में, कहां पर? कटक में। और समारोह मनाया गया सरला साहित्य संसद समारोह। तो सरला दास कौन? तो उड़िया भाषा के आदि कवि। इनकी कौमी जयंती मनाई गई, 600वीं जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में कौन सा समारोह था? सरला साहित्य संसद समारोह। इसमें कौन सा पुरस्कार दिया गया? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया। किसको दिया गया? हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। साथियों शिक्षा मंत्री से याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री जो पद है शिक्षा मंत्रालय का, शिक्षा मंत्रालय, इसको पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। शिक्षा मंत्रालय का ही पूर्व नाम था। उससे भी पूर्व जब हमारे देश को आजादी मिली, संविधान लागू हुआ, तो पूर्व में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। आरंभ में शिक्षा मंत्रालय, फिर कुछ वर्षों तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, पुनः से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। वर्तमान में हमारे देश के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये सामने आपको समारोह का तस्वीर दिख रहा है साथियों। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केप कैनेवरल से इजराइल का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? उत्तर देखिएगा, इसका हो जाएगा संचार उपग्रह ड्रॉर 1। साथियों इस तरह का प्रश्न बनता है, ऑप्शन इसी प्रकार से सेट किया जाता है परीक्षा में। आपके लिए भी हम लोगों ने ऐसे ही ऑप्शन सेट किया है ताकि थोड़ा सा आपको तकलीफ हो, दुख हो, पूरा डिटेल आप पढ़ करके करें इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है, नाम है DROR-1। किसका है? तो इजराइल का है। इजराइल देश का संचार उपग्रह है। 15 वर्षों की इसकी वैलिडिटी है, 15 वर्ष तक ये कार्य करेगा। कहां से लॉन्च किया गया? तो अमेरिका के केप कैनेवरल से लॉन्च किया गया। किस सैटेलाइट से, किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? पूछ दे तो लॉन्च व्हीकल या रॉकेट था फॉल्कन 9, फॉल्कन 9 इस रॉकेट से। और ये रॉकेट किसका है? तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स कंपनी का साथियों रॉकेट है फॉल्कन 9, इसी से लॉन्च किया गया। कौन सा उपग्रह? ड्रॉर 1 उपग्रह, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन उपग्रह है। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है क्यूएस का बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग आया है। इसके अनुसार पूछा गया कौन सा कथन सही गलत है। देखिएगा, मुंबई छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर है। तो साथियों भारत में मुंबई छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए, पढ़ने के लिहाज से सबसे बेस्ट शहर डिक्लेयर किया गया, ये सही है। दूसरा पूछा गया है, दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर है, ये भी सही है साथियों। दूसरा कोटेशन भी सही है, दिल्ली छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए दुनिया का सबसे सस्ता शहर है, सबसे किफायती शहर है, ये भी बात सत्य है। इस प्रकार से उत्तर हमारा हो जाएगा सी। हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों कथन सही है, उपयुक्त दोनों कथन सही है। याद करिएगा फिर से, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग के अनुसार मुंबई सबसे अच्छा शहर है भारत में स्टूडेंट के लिए, और पूरी दुनिया का सबसे सस्ता और किफायती शहर है छात्रों के लिए दिल्ली। उत्तर देख लीजिएगा, यहां पर उत्तर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों कथन सही है। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, भूमि पंजीकरण के लिए डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? साथियों डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू हुआ। किसके लिए शुरू हुआ? तो भूमि का पंजीकरण करने के लिए, लैंड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? तो साथियों यहाँ पे तस्वीर आपको दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्हीं के द्वारा साथियों शुरू किया गया अभी हाल ही में डीड NGDRS योजना। ये पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट आपको पहले बता चुके हैं। भूमि पंजीकरण यानी कि जमीन का बैनामा जो होगा उसमें इसका काम होगा। क्या काम होगा?
ऑनलाइन सारी सुविधाएं होंगी, बार बार आपको तहसील राजस्व विभाग का चक्कर नहीं लगाना होगा, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ जाएगी, पारदर्शिता बढ़ जाएगी। यही इसका उद्देश्य है साथियों, भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ बातें याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन में, वसीयत, वसीयत, वरासत, और यहाँ पर एक शब्द आया है डीड, डीड। और डीड भी दो प्रकार का होता है साथियों। डीड एक होता है बैनामा, और एक बोला जाता है उत्तर प्रदेश में हिब्बानामा। ये उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता जो 2006 है उसके अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। वसीयत उसे कहते हैं साथियों, अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी चल और अचल संपत्ति किसी भी व्यक्ति को, चाहे अपने परिवार के सदस्य या किसी को भी अगर देना चाहता है तो वो वसीयत लिखता है। जीते जी लिखा जा रहा है तो उसको वसीयत कहा जाता है। अगर एक व्यक्ति ने दो या दो से अधिक वसीयत एक ही प्रॉपर्टी, एक ही जमीन के लिए लिख दिया है, तो वो जो सबसे लास्ट में, सबसे लेटेस्ट में जो वसीयत होता है वही मान्य होता है। और वसीयत हमेशा जो व्यक्ति ने किया है, दिया है, उस व्यक्ति के डेथ के बाद ही मालिकाना हक मिलता है जिसके नाम पर वसीयत किया गया है। वरासत क्या होता है साथियों, अगर कोई व्यक्ति है उसका डेथ होता है तो उसके जो लीगल उत्तराधिकारी हैं, उसके बच्चे हैं, उनका नाम चढ़ना, उसको बोलते हैं वरासत। डीड क्या होता है, जब कोई जमीन खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो उसमें जो रजिस्ट्री का पेपर होता है, स्टाम्प होता है, उसको डीड बोला जाता है साथियों। डीड भी दो प्रकार का होता है, एक बैनामा डीड होता है और एक गिफ्ट डीड यानी हिब्बानामा होता है। हिब्बानामा या गिफ्ट डीड उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति है वो अपने परिवार के सदस्यों को ही, अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर ही रजिस्ट्री बैनामा करता है, तो उसे गिफ्ट डीड या हिब्बानामा कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपनी जमीन को बेचता है तो उसको कहा जाता है बैनामा। तो दोनों दशा में आपको डीड मिलेगा, ओरिजिनल डीड मिलेगा, ओरिजिनल स्टैंप मिलेगा। तो वही शब्द है साथियों डीड। डीड एनजीडीआरएस, और एनजीडीआरएस का फुल फॉर्म भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल नेशनल जेनरिक नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। एनजीडीआरएस का फुल फॉर्म है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। किस राज्य ने शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। भूमि पंजीकरण को ऑनलाइन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, पारदर्शी तरीके से करने के लिए। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, भारत में किस ऐतिहासिक बंदरगाह का पुनर्निर्माण किया जाएगा, पुनरुद्धार किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा साथियों मछलीपट्टनम बंदरगाह। मछलीपट्टनम बंदरगाह का अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अनाउंस किया कि इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसका पुनरुद्धार किया जाएगा। ऐतिहासिक बंदरगाह है साथियों मछलीपट्टनम बंदरगाह। इसका लोकेशन पूछे तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और आंध्र प्रदेश में किस तट पर, तो कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट किधर है, तो साथियों पूर्वी घाट की तरफ है। पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम बंदरगाह है। इसे भारत सरकार वर्तमान में फिर से पुनर्जीवित कर रही है, पुनर्निर्माण इसका कराया जा रहा है। कौन सी कंपनी को इसका जिम्मेदारी मिला है साथियों, याद रखिएगा। कंपनी पूछ दे तो मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी, मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को सौंपा गया है जिम्मेदारी मछलीपट्टनम बंदरगाह का पुनर्निर्माण करने का। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, बेहदीन खलम उत्सव मनाया जाता है साथियों हर साल मेघालय राज्य में बेहदीन खलम उत्सव मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। देखिएगा तस्वीर सामने आपको दिख रहा है। जुलाई महीने में हर साल मनाया जाता है जब फसल की बुआई होती है। जब फसल की बुआई होती है तो उस फसल की बुआई की अच्छी कामना करने के लिए एक उत्सव महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में, बेहदीन खलम महोत्सव। ये साथियों एक समुदाय द्वारा मनाया जाता है, उसका नाम पूछ सकता है। पनार, पनार समुदाय है, आधा पनार, पनार समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। इसके द्वारा हर साल ये शुरुआत किया जाता है मेघालय राज्य में, बेहदीन खलम उत्सव। बेहदीन खलम का शाब्दिक अर्थ पूछ देगा, महामारी को दूर करना, महामारी को दूर करना, महामारी को दूर करना बेहदीन खलम का शाब्दिक अर्थ होता है। बेहदीन खलम उत्सव हर साल मेघालय राज्य में मनाया जाता है। फसल की बुआई के समय यह उत्सव या महोत्सव मनाया जाता है साथियों। नौवां करंट अफेयर पूछा गया है,
गोवा में किस नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई? तो साथियों अभी हाल ही में गोवा में मांडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। रोरो फेरी सेवा क्या होता है देखिएगा, समुद्र में जहाज होता है जो तत्काल मेट्रो ट्रेन की तरह अगले स्टेशन पे जाए, उसे रोरो फेरी सेवा कहते हैं। और रोरो का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है रोल ऑन, रोल ऑफ, रोल ऑन और रोल ऑफ इसका फुल फॉर्म होता है। साथियों गोवा में दो प्रमुख नदी है, एक मांडवी नदी है, इसके अलावा जुआरी नदी है। गोवा में मांडवी और जुआरी नदी है। मांडवी और जुआरी नदी पश्चिमी घाट में अरब सागर में अपना जल गिराती है और एस्चुरी बनाती है। इसी प्रकार से नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती है और एस्चुरी बनाती है। साथियों गोवा में यह किस स्थान से किस स्थान तक चलेगी? तो दो स्थान है, याद रखिएगा, चिराओ द्वीप, चिराओ द्वीप यहां से चलेगी, और यहां से चलने के बाद साथियों रिबंदर नामक जगह है, रिबंदर नामक जगह है, यहां पहुंचेगी और फिर यहां से अप डाउन करेगी। रोरो फेरी सेवा में दो जहाज रहेंगे, दो जहाज का नाम है साथियों गंगोत्री, गंगोत्री और द्वारका। गोवा में रोरो फेरी सेवा जो शुरू हुआ है उसमें दो क्रूज या दो जहाज कौन से रहेंगे? तो पहला गंगोत्री और दूसरा द्वारका। पूछ ले कि इस दोनों जहाजों का, रोरो फेरी जहाजों का निर्माण किस कंपनी ने किया है? याद रखिएगा, विजयी विजयी मरीन, विजयी मरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, विजयी मरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गोवा के गंगोत्री और द्वारका रोरो फेरी जहाज को बनाया है, विजयी मरीन। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट पुल कर्नाटक के शिवमोगा में खुला, इसका नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है सिंगदूर ब्रिज। सिंगदूर ब्रिज कर्नाटक में, सिंगदूर ब्रिज कर्नाटक में, और कर्नाटक में भी शिवमोगा शहर में, कर्नाटक में भी शिवमोगा शहर में यह बना है। और यह साथियों इसकी खासियत है, यह भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट पुल है, दूसरा सबसे लंबा है। तो आपके मन में जिज्ञासा उठेगी पहला कौन है गुरुजी? तो पहला हो जाएगा गुजरात का सुदर्शन ब्रिज। गुजरात का सुदर्शन ब्रिज भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट पुल है जो केबल तार पर डिपेंड है साथियों। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में शिवमोगा में बना है, उसका नाम है सिंगदूर ब्रिज। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2.44 किलोमीटर लंबा है, और यह साथियों शिवमोगा शहर को चाउदेश्वरी मंदिर से जोड़ेगा। पूछ देता है यह, अगर कोई ट्रेन शुरू हो रही है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई रोरो फेरी सेवा शुरू हो रहा है, तो अक्सर परीक्षा में रहता है कहां से कहां तक चली है। तो देखिएगा यह सिंगदूर ब्रिज है, यह शिवमोगा से चाउदेश्वरी मंदिर तक बना है, लंबाई इसकी 2.44 किलोमीटर। राज्य पूछेगा तो कर्नाटक, और भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट पुल है। पहला अगर पूछ देगा तो सबसे लंबा भारत का केबल स्टेट पुल गुजरात में सुदर्शन सेतु नाम से, सुदर्शन सेतु नाम से। अच्छा, एक क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट में करिए, सिंदूर ब्रिज, सिंदूर फ्लाईओवर, सिंदूर फ्लाईओवर कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा है करंट अफेयर की क्लास में, उसका संबंध किस राज्य से है या फिर कहां पर है, उसका लोकेशन हमको कमेंट करके बताइए, सिंदूर फ्लाईओवर या सिंदूर ब्रिज। 11वां करंट अफेयर है, असम में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस स्थान पर लॉन्च हुआ? तो देखिएगा असम में साथियों, असम में गुवाहाटी शहर है, गुवाहाटी शहर, वहां पर सोनापुर स्थान है, सोनापुर स्थान पर भारत का पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। एक्वा मतलब एक्वेरियम से बना है, जलीय जीवशाला होता है जिसमें मुख्यतः मछलियां होती हैं, और टेक मतलब टेक्नोलॉजी, यानी जलीय जीवशाला एक्वेरियम में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया गया पार्क है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहां बना? तो सोनापुर में, सोनापुर, सोनपुर नहीं होगा साथियों, सोनापुर, और सोनापुर कहां पर है? तो गुवाहाटी, और गुवाहाटी में राज्य भी पूछेगा तो आप असम करिएगा। किसने इसका उद्घाटन किया? यहाँ आप तस्वीर देख रहे हैं, ये असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। 12वां करंट अफेयर पूछा गया है, मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण किसके द्वारा बनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा चीन के द्वारा। चाइना ने अभी हाल ही में मधुमक्खियों के लिए एक उपकरण बनाया है साथियों, मस्तिष्क में लगाने वाला वो उपकरण है, इससे मस्तिष्क को नियंत्रित किया जाएगा और उस मधुमक्खी को अर्धजीव बना दिया जाएगा।
अर्ध जीव मानो आधा जीव रहेगा और आधा वो रोबोट की तरह रहेगा। और इसका प्रयोग वो चिकित्सा प्रौद्योगिकी में करेगा ऐसा कह रहा है, लेकिन इसका सामरिक महत्व में भी प्रयोग करेगा। रक्षा हथियार के तरह भी इसका प्रयोग चाइना करेगा। इसमें साथियों इसके मस्तिष्क में वो कैमरा लगा करके और भी रक्षा हथियार लगा करके उसका उपयोग करेगा युद्ध के दौरान। अर्धजीव बना देगा मधुमक्खी को कौन सा देश? चाइना बना देगा। चाइना देश जो मनुष्य को जानवर बना रहा है और जानवर को मनुष्य बना रहा है, रोबोट को मनुष्य बना दे रहा है, मनुष्य को रोबोट बना रहा है। कौन सा देश? चाइना देश। 13वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया साथियों, गिफ्ट सिटी के सीईओ कौन बने? गिफ्ट सिटी गुजरात में जो स्थित है, गुजरात में स्थित है और भारत का पहला स्मार्ट सिटी है और भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और भारत का पहला स्मार्ट सिटी गिफ्ट सिटी। इसके सीईओ अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं संजय कौल जी। संजय कौल जी अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी के सीईओ बने। सीईओ मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साथियों। ये सामने आपको तस्वीर दिख रहा है, गिफ्ट सिटी का तस्वीर है। तो कैसा लगा साथियों आज का करंट अफेयर? फीडबैक अपना अवश्य दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।